गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अविनव राय एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीलेटर के बारे में। और ये जो चैप्टर है और ये जो लेक्चर है ये ट्रांजिस्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 6। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे अबाउट रिक्वायरमेंट, ब्रकहाउजन क्राइटेरिया ऑफ ऑक्सीलेटर, circuit diagram and some types of oscillators like phase shift oscillator, Hartley and Colpit और crystal। सो सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीलेटर है क्या। ठीक, ऑक्सीलेटर या ऑक्सीलेटेड टर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो ऑक्सीलेटर कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसी सर्किट है जो प्रोड्यूस करती है कंटिन्यूअस, रिपीटेड और अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म विदाउट एनी इनपुट। तो क्या लिखना है, ऑक्सीलेटर एक ऐसी सर्किट है जो कि प्रोड्यूस करती है कंटिन्यूअस, रिपीटेड एंड अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म विदाउट एनी इनपुट, है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे। जैसा कि हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कशन किया था अबाउट एलसी नेटवर्क या टैंक सर्किट के बारे में और उसकी फ्रीक्वेंसी को निकाला था। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। ठीक, तो अब इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट है, एक है एल और दूसरा है सी। दोनों को पैरेलली हमने कनेक्ट कर दिया है ना। तो अब एल क्या करता है, वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एन इंडक्टर एल एंड कंप्लीटली प्री चार्ज्ड। बस क्वेश्चन यही है कि जो कैपेसिटर है वो प्री चार्ज्ड होना चाहिए, है ना। कैपेसिटर को हमको क्या करना है, प्री चार्ज्ड, मतलब पहले से चार्ज करके वहां पे इनपुट या लगाना है ना। प्री चार्ज कैपेसिटर सी एंड एज इट्स कंपोनेंट। तो क्या क्या चाहिए हमको, एक इंडक्टर चाहिए और एक प्री चार्ज कैपेसिटर चाहिए। हमेशा दिमाग पे रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री चार्ज्ड कैपेसिटर। ओके, हियर एट फर्स्ट द कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज via the inductor, which result in conversion of electrical energy into the form of electromagnetic field, which can be stored in the inductor. That means कि जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और अपनी एनर्जी को किस में ट्रांसफर करेगा, इंडक्टर में ट्रांसफर करेगा, है ना। कैपेसिटर क्या क्या हो सकता है, या तो चार्ज हो सकता है या तो डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक, अब मैंने उस कैपेसिटर को पहले से चार्ज करके इंडक्टर में लगा दिया पैरेलली, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इंडक्टर में डिस्चार्ज करेगा और जो एनर्जी इंडक्टर में जाएगी या जो करंट इंडक्टर में जाएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में वहां पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब भाई स्टोर हो गई, मेरी एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो अब क्या करेगा, वंस द कैपेसिटर डिस्चार्ज कंप्लीटली देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द सर्किट, है ना। अब एक बार कैपेसिटर ने डिस्चार्ज किया इंडक्टर को, अब इंडक्टर फिर चार्ज करेगा कैपेसिटर को, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा साइकिल में, है ना। जिसके चलते उस सर्किट में पैदा होगा क्या, ऑक्सीलेशन। ठीक, तो मतलब जस्ट लाइक दैट, ऑक्सीलेशन क्या है, कुछ नहीं, एक जो पार्टिकल है वो अपने पॉइंट पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना। अपने पॉइंट पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वही क्या है उसका ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीलेशन को बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है। लाइक सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑक्सीलेशन। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या, टाइम के साथ क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। छोटा से स्टार्ट हुआ और टाइम के साथ क्या हो गया, बढ़ गया, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑक्सीलेशन। उसी तरह डिकेइंग ऑक्सीलेशन, मतलब ज्यादा है और धीरे 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 डिके होके कम हो गया, है ना। उसी तरह कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशन, मतलब हर वक्त क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है। इंक्रीजिंग ऑक्सीलेशन का मतलब क्या, बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया, है ना। डिकेइंग ऑक्सीलेशन का मतलब क्या, धीरे 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 क्या हो गया, कम हो गया। कांस्टेंट मतलब जो उसका एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा आगे बढ़ते वक्त। ठीक, तो ये है मेरा ऑक्सीलेटर। कैसे काम करता है समझ में आ गया। एल और सी का नेटवर्क है, एक बार सी डिस्चार्ज करता है एल को, एक बार एल डिस्चार्ज करता है सी को, और ये ऑक्सीलेशन चलती रहती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रैक-हुनज़िन क्राइटेरिया ऑफ ऑक्सीलेशन, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए जब भी आप इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बोलिए कि सबसे पहले हम एक एम्पलीफायर लेंगे जिसका ओपन लूप गेन होगा क्या, कैपिटल ए। गेन के बारे में हमने डिस्कशन किया है, गेन क्या है, आउटपुट बाय इनपुट। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज गेन निकालते हैं तो क्या होगा, V0 बाई VI। तो ओपन लूप गेन क्या होगा, कैपिटल ए।
उसके बाद एक फीडबैक नेटवर्क लेंगे। आगे हम डिस्कशन करते हैं कि फीडबैक नेटवर्क क्या है। पहले यहाँ पे बस यहाँ पे देख लीजिए कि एम्पलीफायर क्या है। तो जो भी एम्पलीफायर होता है उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ब्रेकहाउसिंग क्राइटेरिया बोलती है कि एम्पलीफायर अगर एक बार किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मतलब यहाँ पे मैंने एक सिग्नल दिया, क्या, ये साइन वेव, अब जब ये एम्पलीफाई होके यहाँ पे मिलेगा तो वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा, है ना। तो इसका जो वेव फॉर्म था, अगर ये एक्चुअल में आता तो ये इसको ऐसे ही आना चाहिए था, लेकिन ये अभी क्या कर रहा है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर ले रहा है। मतलब पहले निगेटिव वेव आ रही है, फिर पॉजिटिव वेव आ रही है। इस केस में क्या था, पहले पॉजिटिव वेव आती थी, फिर निगेटिव वेव आती थी। अभी निगेटिव आ रही है पहले, फिर पॉजिटिव आ रही है। दैट मीन्स इसने 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर लिया है। ठीक, तो अब बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यही लिखना है सबसे पहले। सबसे पहला पॉइंट ब्रेकहाउसेन का ये होगा, अ बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोड्यूसेस 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फीडबैक नेटवर्क की। एम्पलीफायर में इतना क्लियर है कि जो भी बेसिक एम्पलीफायर होगा वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट पैदा करेगा। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो अब क्या है कि यहाँ पे एक फीडबैक नेटवर्क लगाया गया है। क्या लगाया गया है? फीडबैक नेटवर्क। ये जो था ये ओपन लूप था, है ना, मतलब यहाँ पे कोई लूप नहीं बन रहा है। ठीक ठीक, और यहाँ पे एक लूप बन रहा है, ये है क्या, क्लोज लूप। तो यहाँ पे तो एक एम्पलीफायर लगाया ही गया है, साथ ही साथ एक फीडबैक नेटवर्क भी लगाया गया है। फीडबैक नेटवर्क का काम क्या है कि जब हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक, इनपुट दिए, आउटपुट मिला, ठीक, उस आउटपुट, वो आउटपुट तो लोड में जाएगा ही, और उस आउटपुट को ये फीडबैक नेटवर्क भी कैरी करेगा। ठीक, अब ये चेक करेगा कि उसमें इनपुट और आउटपुट में कितने चेंजेस आए हैं। ठीक, अब ये फीडबैक नेटवर्क इसी आउटपुट को अगेन देगा, किसको, मेरे इन्वर्टर के, सॉरी, एम्पलीफायर के इनपुट को। एम्पलीफायर के आउटपुट को लिया, फिर एम्पलीफायर के इनपुट को दे दिया, है ना। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे कि हमने एक एम्पलीफिकेशन किया एक वेव का, है ना, एक वेव का हमने एम्पलीफिकेशन किया, इनपुट में ये वेव दी, आउटपुट में ये वेव हमको मिली। ठीक, ये फिर क्या करेगा कि इसी को उठा के और ज़्यादा एम्पलीफाई करके, है ना, और ज़्यादा एम्पलीफाई करके इसको फिर से दे देगा, तो इसका पावर और बढ़ जाएगा, फिर ये इधर आएगा, है ना, ये बढ़े हुए पावर के साथ इधर आएगा एम्पलीफाई होके, फिर ये इसको देगा और इसका पावर बढ़ेगा। ऐसे घूमते घूमते क्या होगा, ऑक्सीलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस ऑक्सीलेशन के चलते हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड की क्या मिलेगी, वेव मिलेगी, है ना। लेकिन इसमें ब्रेकहाउसिंग क्या कहता है कि भाई सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे इस एम्पलीफायर का गेन क्या है, ए, दैट मीन्स आउटपुट, जो इसका आउटपुट है, आउटपुट बाई इसका क्या होगा, इनपुट। ध्यान से देखिए, इसका आउटपुट और इसका इनपुट, इसका ए हो जाएगा, मतलब V0 बाई VI, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, VO इक्वल्स टू AVI लिख सकते हैं। उसी तरह ये फीडबैक नेटवर्क में आते हैं तो इसमें इनपुट क्या हो रहा है, यही V0 ही तो इनपुट हो रहा है ना इसमें, और इसका आउटपुट क्या है, फीडबैक वोल्टेज, है ना। तो फीडबैक वोल्टेज होगा तो इसको हम बीटा से लिखेंगे। इनपुट क्या है, V0, आउटपुट क्या है, VF, तो आउटपुट बाई इनपुट, है ना। तो V0 बीटा हो जाएगा, VF इज टू क्या, V0 बीटा या बीटा V0 लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे वेवफॉर्म को एक बार देखते हैं तो ये वेवफॉर्म क्या हो रही है, यहाँ देखिए, इस केस में जब इनपुट में दिया जा रहा है तो यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे हैं और हमको एम्पलीफाई होने के बाद क्या मिल रहा है, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव। क्लियर है? दैट मीन्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो चुका है। अब यही वेव तो इसको इनपुट होगी, है ना, तो यही वेव जब इसको इनपुट होगी तो फिर से ये एक फेज शिफ्ट करेगा। हमने निगेटिव पॉजिटिव दिया, अब क्या मिल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, फिर से 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है ना। तो ये 180 डिग्री प्लस ये 180 डिग्री मिला के क्या हो रहा है, 360 डिग्री, क्योंकि फाइनली इसको, इस फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट होगा वो किसको जाना है,
मेरे एम्पलीफायर के इनपुट को जा रहा है। अगर एम्पलीफायर के इनपुट को जा रहा है तो वहां पे वैसी ही तो सेम वेव चाहिए जैसी वहां पे पहले से प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट क्या थी, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको भी दी गई क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो वो दोनों एक दूसरे को ऐड कर पाएंगे। अगर इसका उल्टा दे दे हम तो वो तो एक दूसरे को ऐड जब करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, है ना। तो और कम वेव मिलने लगेगी। लेकिन हमको अभी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो उसको वैसी ही एक्यूरेट सेम वेव देनी होगी जैसी वहां पे पहले से प्रेजेंट है। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ मिला, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में यहाँ मिला। तो ब्रेकहाउसेन क्राइटेरिया बोलता है कि एम्पलीफायर में टोटल जो फेज शिफ्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। 180 डिग्री जब एम्पलीफायर कर रहा है, 180 डिग्री जब फीडबैक नेटवर्क कर रहा है, ये दोनों मिला के जब 360 डिग्री होगा तब वो इस क्राइटेरिया को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक उसी तरह जब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट केस, तो आउटपुट इज इक्वल्स टू वी आउटपुट इज इक्वल्स टू ए वी आई बिकॉज ए इक्वल्स टू वी जीरो बाई वी आई। उसी तरह वी एफ इज इक्वल्स टू बीटा वी जीरो बिकॉज बीटा इज इक्वल्स टू वी एफ बाई वी जीरो, है ना। तो यहाँ पे वी जीरो की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए वी आई कर सकते हैं। तो वी एफ इज इक्वल्स टू बीटा ए वी आई। और देखिए अब ब्रेकहाउसेन क्राइटेरिया ये भी बोलता है कि a multiplied by beta, a multiplied by beta equals to 1. For the oscillator, there will be no additional input signal. It means feedback signal Vf must act as an input of the amplifier. So we have a beta mod में equals to 1 होना चाहिए, है ना। तो 180 डिग्री ये चीज़ हमने समझ ली, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप उसको लिख लें। और जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्रेकहाउसेन क्राइटेरिया क्या होती है तो आपको क्या लिखना है, ये सारी चीजें वहां पे शो करनी है। द टोटल फेज शिफ्ट ऑफ द लूप सर्किट मस्ट बी 360 डिग्री फेज शिफ्ट। द एम्पलीफायर प्रोवाइड 180 डिग्री फेज शिफ्ट एंड फीडबैक नेटवर्क प्रोवाइड another 180 degree phase shift. So the total phase shift of the circuit is 360 degree phase shift. Understood? Next, the product of magnitude of amplifier open loop gain, A क्या है, एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फीडबैक नेटवर्क फैक्टर, वो भी गेन ही है, फीडबैक नेटवर्क फैक्टर भी एक तरह का गेन है। तो ओपन लूप गेन एम्पलीफायर का और फीडबैक नेटवर्क फैक्टर बीटा मस्ट बी यूनिटी। ये होती है क्या, ब्रेकहाउसेन criteria. If the circuit satisfy the above two conditions, then it will generate constant oscillation with defined frequency and magnitude without using any external input. Clear है? तो हमको यहाँ पे तीन तरह की वेव आपको बताई गई थी, क्या क्या, एक है इंक्रीजिंग ऑक्सिलेशन, एक है डिकेइंग ऑक्सिलेशन, और तीसरी है क्या, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑक्सिलेशन। तो जब हमको कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑक्सिलेशन की वेव चाहिए तो उसको इन दोनों क्राइटेरिया को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उस सर्किट को इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो आगे बना सकती है क्या, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की वेव फॉर्म। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक्चुअल जो मेरा एम्पलीफायर है उसमें दो चीजें होती है, सॉरी ऑक्सीलेटर है उसमें दो चीजें होती है, एक तो एम्पलीफायर, एक मेरा फीडबैक नेटवर्क जो कि यहाँ पे शो कर रहा है ना। फीडबैक क्या करेगा, एम्पलीफायर के आउटपुट को लेकर के फिर से उसको इनपुट फिर से उसके इनपुट को दे देगा, जिसके चलते वहां पे ऑक्सीलेशन पैदा होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेटर दिए हुए हैं, जस्ट लाइक दैट विन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, हार्टले ऑक्सीलेटर एंड ऑल, है ना। हमको इनमें से हमारे सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं, लाइक फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, हार्टले ऑक्सीलेटर, कॉलपेट ऑक्सीलेटर और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। क्लियर है? ये चार ऑक्सीलेटर्स हमको पढ़ने हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इनका बेसिक सर्किट डायग्राम क्या है। जस्ट बेसिक पढ़ना है, नॉट इन द डीप, कि इनका सर्किट डायग्राम क्या है, इसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं, बस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले RC, नाम क्या है, RC, दैट मीन्स R फॉर रेजिस्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, है ना। तो RC का नेटवर्क होगा भैया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ट्रांजिस्टर जो कि कैसे काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, है ना। क्लियर है? अब क्या किया जा रहा है कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट से उसके फिर से आउटपुट से एक
सर्किट कनेक्ट की गई है जो कि आरसी के फॉर्म में है, और वो आरसी सर्किट फिर से उसके इनपुट को क्या कर रही है, फीडबैक प्रोवाइड कर रही है ना। तो ये मेरा क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे सी आया जो कि उसका क्या करेगा, इनपुट कपलिंग कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर की तरह काम करेगा, उसमें डीसी को इनपुट नहीं होने देगा, सिर्फ एसी को जाने देगा। ठीक, तो आरसी का नेटवर्क यहाँ पे लगाया गया है, आरसी 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 करके, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक सीई लगाया गया है। सी याद करिए पीछे वाले नेटवर्क में क्या था, है ना। क्या करता है, यहाँ से जो इमीटर रजिस्टर है उससे ज़्यादा करंट, अगर उससे करंट जाएगी तो लॉस ज़्यादा होगा, जिसके चलते यहाँ पे एक लूप हो जाता है, और ये क्या करता है, कम रेजिस्टेंस के चलते इधर से करंट को फ्लो कराता है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, क्या क्या लिखा हुआ, जस्ट लाइक दैट रजिस्टर R1 एंड R फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क व्हाइल द इमीटर रजिस्टर RE इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी। ठीक, कैपेसिटर CE और C0, ठीक, C0 या C0 आर द इमीटर बाईपास कैपेसिटर। इमीटर बाईपास कैपेसिटर है। बाईपास कैपेसिटर क्यों लगाते हैं भैया, बाईपास कैपेसिटर लगाने का कारण यही है कि वहां पे उसको लो रिएक्टेंस पाथ मिले, है ना, लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पाथ मिले, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा ना मिले। रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पे लॉस होगा, है ना। तो लो रिएक्टेंस पाथ के लिए सीई को बाईपास करते हैं, यहाँ पे बाईपास किया गया है, करंट इधर से ना जाके इधर से फ्लो करेगी, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखिए, दिस इज द अरेंजमेंट कॉज द आउटपुट वेव फॉर्म फेज शिफ्ट बाई 180 डिग्री। एक बार फेज शिफ्ट जो होगा, जैसे हमने यहाँ से इनपुट किया, यहाँ पे फेज शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री को फिर से ये जो आरसी नेटवर्क है ये फिर से फेज शिफ्ट करके फिर से दे देगा 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, जो कि ब्रेकहाउसेन क्राइटेरिया को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, F = 2 पाई RC √2n, है ना। अब देखिए n क्या है, यहाँ पे सब कुछ तो क्लियर है, R फॉर रेजिस्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, है ना। n है द नंबर ऑफ RC स्टेजेस, मतलब RC के कितने स्टेज लगाए गए हैं। तो इसमें देखिए 2 लगाए गए हैं, RC और एक और 3, RC के 3 स्टेजेस लगाए गए हैं। द n इज द नंबर ऑफ RC स्टेजेस फॉर्म बाय द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। तो कितने स्टेज लगेंगे R और C के, वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। अब देखिए जैसे कि फेज का शिफ्टिंग हो रहा है, तो कितना फेज का शिफ्टिंग हो रहा है वो हम निकालने के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स XC/R। XC क्या है, बोलिए, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना। तो 1/2 पाई FC, जिसको 1/2 पाई FC से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये है मेरा क्या, RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है हॉर्टले ऑक्सीलेटर। हॉर्टले में लगता है भैया एक कैपेसिटर और 2 इंडक्टर, है ना। तो जैसे कि यहाँ से हमने इनपुट दिया, ये है इनपुट कपलिंग, इनपुट कैपेसिटर जो कि डीसी को रोक देगा। आगे देखिए, जैसे ये आगे बढ़ेगा यहाँ से आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट फिर से ये ऑक्सीलेटर या टैंक सर्किट में चला जाएगा। तो ये जैसे ये टैंक सर्किट में जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीलेशन होगा, ऑक्सीलेशन होके फिर से ये इसको इनपुट में दे देगा, है ना। तो यही है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये क्या लगाया गया है, याद करिए सी को क्या बोला गया था, यहाँ पे इमीटर बाईपास कैपेसिटर। तो ये क्या है, इमीटर का बाईपास कैपेसिटर है, करंट को इधर से नहीं जाने देगा, RE से करंट सिर्फ इमीटर बाईपास कैपेसिटर से जाएगी, क्योंकि उसका रिएक्टेंस कम होता है और वोल्टेज का लॉस कम होगा। तो जैसे ही इनपुट कैपेसिटर में करंट दी जाएगी, वो क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को आगे जाने देगा, एसी आगे जाएगी, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हमको। और ये कौन सा कैपेसिटर है भैया, आउटपुट कैपेसिटर है। आउटपुट कैपेसिटर क्या करेगा, फिर से डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को आगे जाने देगा। एसी फिर से अब किस में जाएगी, टैंक सर्किट में जाएगी, जो कि फीडबैक नेटवर्क है सर्किट का। इस फीडबैक नेटवर्क में करंट गई, फिर से ये इसको क्या किया, ऑक्सीलेट किया, ऑक्सीलेट करके फिर से यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या कर दे रहा है, इसको इनपुट में प्रोवाइड कर दे रहा है CI में। ठीक, इनपुट में प्रोवाइड कर दे रहा है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये एक ट्यून सर्किट है, जैसी आप फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, है ना। RC है, LC है, आगे हम पढ़े भी हैं LC के बारे में, इसके पहले टैंक सर्किट के बारे में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है आपको, है ना। और कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें लगी हैं इसमें। RC इज द कलेक्टर रजिस्टर, ठीक। R1 R2 इज द वोल्टेज डिवाइडर बायस नेटवर्क, किसको कितना वोल्टेज देना है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज डिवाइडर लगाया जाता है। CI और C0 के बारे में आप जानते ही हैं। L1 L2 दो ठो यहाँ पे इंडक्टेंस लगाए गए हैं कि हम क्या कर सके, वेव को क्या करा सके, ऑक्सीलेशन में ला सकें, है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको इन्वेंट किया था डॉक्टर रफले हर्टली ने इन 1915। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया हॉर्टले ऑक्सीलेटर। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वर्किंग के बारे में बताया गया है।
वही चीज़ें, ठीक, कि कैसे कौन सी चीज़ें काम करेंगी। सबसे पहले हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करते ही ट्रांजिस्टर स्टार्ट होगा। आईसी, जो कि आईसी कहाँ से, कलेक्टर से हमको क्या मिलेगा, कलेक्टर से इसका आउटपुट मिलेगा, फिर वो डिस्चार्ज करेगा क्या, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, L1 L2 में जाएगा। L1 L2 क्या करेगा भाई फिर से उसको कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा, फिर L1 L2 में जाएगा, ठीक। तो ये ऑक्सीलेशन होगा। तो यहाँ पे इनपुट से आउटपुट में 180 डिग्री, फिर आउटपुट से टैंक सर्किट में, टैंक सर्किट के आउटपुट तक 180 डिग्री, तो टोटल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, ठीक। इसलिए ये भी ब्रेकहाउसेन क्राइटेरिया को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, दैट इज F इक्वल्स टू 1/2 पाई L इफेक्टिव C, √L इफेक्टिव C। L इफेक्टिव क्या है भाई, यहाँ पे दो चीजें लगी हुई हैं। L इफेक्टिव अगर L1 प्लस L2 इफ द कॉइल्स आर वाउंड इन अ डिफरेंट कोर, अगर एक कोर नहीं लिया गया है, कोर का मतलब क्या समझते हैं आप, मान लीजिए एक कोर है और उसमें एक कॉइल और दूसरी कॉइल, दोनों को एक ही कोर में क्या कर दिया गया है, वाउंड कर दिया गया है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला, L1 प्लस L2 प्लस 2M, है ना, सबकी वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक। उसी तरह अगर दोनों को डिफरेंट कोर में बाइंड किया गया है, एक कोर ये, एक कोर ये, ठीक, एक को यहाँ, एक को यहाँ, तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। अंडरस्टूड। डिफरेंट कोर मतलब उसका कोर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉलपिट ऑक्सीलेटर। तो कॉलपिट में और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉलपिट में जैसा कि आप यहाँ पे सर्किट में देख सकते हैं, ऐसे चेंज करने पे भी दिखाई देगा कि इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा दिया गया है और कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा दिया गया है ना। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं, एक इंडक्टर लगा है, बस यही अंतर है दोनों में, ठीक। तो इसको डिजाइन किया था एडविन कॉलपिट ने, और सारी चीजें वैसी लिखी जाएंगी कि कौन सी चीजें कितनी लगी हुई हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 1/2 पाई LC एफिशिएंट। तो LC इफेक्टिव या C इफेक्टिव जो होता है दैट इज C का क्या होगा, यहाँ पे दो C1 और C2 किस में है, सीरीज में लगे हुए हैं। मान लीजिए C1, दो C1 को हमने सीरीज में लगा दिया तो क्या होता है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगने लगता है, जैसा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में क्या होता है, उल्टा होता है एकदम, ठीक। तो इतना क्लियर है, सेम वही चीजें हैं, बस L की जगह C और C की जगह L लगा देना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर थोड़ा डिफरेंट है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो है वो फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। अब क्वेश्चन ये है कि फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, ठीक। इसकी सर्किट देख लीजिए, इसमें ज्यादा डीप में इसकी वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस इसका सर्किट डायग्राम बना दीजिए और इसके बारे में हल्का लिख दीजिए कि क्रिस्टल क्या होता है। भाई क्रिस्टल, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करना होगा कि फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इनवर्स फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। तो सबसे पहले इनवर्स के पहले हमको फाइजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानना होगा। ये क्या है कि ये एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जिसको जब हम वाइब्रेट करते हैं, अगर फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम वाइब्रेट करते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर हम उसको वाइब्रेट करें तो वो एनर्जी प्रोड्यूस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट प्रोड्यूस करेगा। ओके, इनवर्स का मतलब क्या, अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो वो वाइब्रेट करेगा, ठीक। तो ये जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है इसका प्रिंसिपल क्या है, इट्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन विच एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस क्रिस्टल सरफेस causes it to vibrate at its natural frequency, है ना। तो ये हमारा जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और यहाँ पे फिर वही किया गया है, क्या, आउटपुट से करंट को लेकर के क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में दिया जा रहा है और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के नेटवर्क के चलते यहाँ पे ऑक्सीलेशन हो रही है और ये फिर से इनपुट में यहाँ पे आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाली सर्किट में, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ये इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हुआ कलेक्टर में, कलेक्टर के आउटपुट से फिर से क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में दिया गया, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर फिर से उसको इनपुट में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है।
तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर या क्रिस्टल ऑक्सीलेटर बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का होता है और इसके बहुत सारे क्या है एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, लाइक रेडियो सिस्टम, आपके फ़ोन में भी यूज़ होता है, जीपीएस में यूज़ होता है, वीडियो कैमराज में यूज़ होता है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दें और अच्छे से इसको नोट डाउन करें सबसे पहले कॉपी में, और सबकी सर्किट बनाएं। सबकी सर्किट सेम है, बस कंपोनेंट अलग अलग लगाए गए हैं। बस ध्यान में रखना है कि किसमें कौन सा कंपोनेंट लगेगा। ठीक, बस आउटपुट से अगेन इनपुट में वो कंपोनेंट लगा के वहां पे शो कर देना है। ठीक, क्लियर हो जाएगा। इतना आप नोट डाउन करें और ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ें। तो ये था लास्ट लेक्चर हमारा ट्रांजिस्टर का, और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। ठीक, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।